अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सारिम अशरफ NS टेट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। चलिए दोस्तों, बग़ैर किसी ताख़ीर के हम आज के अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम सीटेट 2013 जुलाई पेपर 1 लैंग्वेज 2 उर्दू के सवालात लेकर हाज़िर हुए हैं। चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक इक़्तिबास है। इसको हल करने से पहले हम सवालात को पढ़ते हैं और उसके बाद इक़्तिबास को पढ़ते हुए सवालात के जवाब देंगे। 121 नंबर क्वेश्चन है। इस पैराग्राफ का उन्वान है खुशामद, हसद, नफ़रत, मोहब्बत। ये पैराग्राफ जो है दोस्तों, जो आपके सामने है, यानी जो इक़्तिबास आपके सामने है, वो सर सैयद अहमद ख़ां के एक मज़मून से लिया गया है जिसका नाम खुशामद है। इसका क्या नाम है? खुशामद है। तो इस पैराग्राफ का उन्वान जो है वो खुशामद होगा। क्या होगा? खुशामद होगा। चलिए 122 नंबर सवाल देखते हैं कि 122 नंबर सवाल क्या कह रहा है। दूसरों की खुशामद जब इंसान पर असर अंदाज होती है, इंसान मग़रूर हो जाता है, इंसान का अज़्म मज़बूत होता है, अपने आप से मोहब्बत हो जाती है, दूसरों से मोहब्बत हो जाती है। इक़्तिबास को देखिए क्या कह रहा है। दिल की जिस कदर बीमारियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुहलिक खुशामद का अच्छा लगना है। जिस वक्त इंसान के बदन में ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो वबाई हवा के असर को जल्द कबूल कर लेता है, तो उसी वक्त इंसान मर्ज़ मुहलिक में गिरफ़्तार हो जाता है। इसी तरह जबकि खुशामद के अच्छा लगने की बीमारी इंसान के दिल को लग जाती है, उसके दिल में एक ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो हमेशा जहरीली बातों के जहर को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है। जिस तरह के खुशगुलू गाने वाले का राग और खुश आइंद बाजे की आवाज़ इंसान के दिल को ऐसा पिघला देती है कि हर एक कांटे के चुभने की जगह उसमें हो जाती है। अव्वल ये होता है कि हम अपनी खुशामद करते हैं और अपनी हर एक चीज़ को अच्छा समझने लगते हैं और आप खुशामद करके अपने दिल को खुश करते हैं। क्या करते हैं? खुशामद करके क्या करते हैं? अपने दिल को खुश करते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 122 नंबर में कि दूसरों की खुशामद जब इंसान पर असर अंदाज होती है तो इंसान क्या हो जाता है? मग़रूर हो जाता है। इंसान का अज़्म मज़बूत होता है, अपने आप से मोहब्बत हो जाती है, दूसरों से मोहब्बत हो जाती है। तो जिस इंसान के अंदर खुशामद की आदत हो जाती है उसको क्या होती है? अपने आप से मोहब्बत हो जाती है। इस इक़्तिबास के जो सवालात हैं थोड़ा सा समझ पे ज़्यादा आधारित है, इसीलिए इक़्तिबास को अच्छे से समझ के पढ़िए। खुशामद की वजह से इंसान के दिल में कौन सा मादा पैदा हो जाता है? हसद का, दूसरों के तई नफ़रत का, रश्क का मादा, जहरीली बातों को के जहर को चूस लेने वाला। तो अभी हमने इक़्तिबास पढ़ा था कि इंसान के दिल में जो है एक ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो जहरीली बातों को चूस लेता है ना। उसके दिल में एक ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो हमेशा जहरीली बातों के जहर को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है। तो जहरीली बातों को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है। एक ऐसा ही मादा जो है इंसान के दिल में, जो लोग खुशामदी होते हैं उनके दिल में पैदा हो जाता है। यानी 123 नंबर का जो है 4 नंबर ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। 124 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 124 नंबर ये कह रहा है खुशामद कैसा मर्ज़ है? वबाई मर्ज़, फैलने वाला मर्ज़, मुज़ी मर्ज़, मुहलिक मर्ज़।
ये भी अभी जो हमारे इक़्तिबास के पढ़ने के दौरान आया था कि खुशामद जो है वो क्या है, एक मुहलिक मर्ज़ है। क्या है? खुशामद क्या है? एक मुहलिक मर्ज़ है। तो इसी वक्त इंसान मर्ज़ मुहलिक में गिरफ़्तार हो जाता है ना। खुशामद भी क्या है? एक मोहलिक मर्ज़ है। क्या है? मोहलिक मर्ज़ है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 124 का जो है, ये 124 का भी जो 4 नंबर ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन जो है 124 का जवाब हो जाएगा। 125 नंबर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इंसान इस मोहलिक मर्ज़ में कब गिरफ़्तार होता है? जब वो खुशामद को बुरा समझता है, जब उसे खुशामद अच्छी लगने लगती है, जब वो खुशामदियों को सराहता है, जब वो खुशामद को सब कुछ समझता है। तो अभी फ़ौरन हमने पढ़ा था कि जब उसको खुशामद अच्छी लगने लगती है तो वो क्या करता है कि खुशामद जो है उसकी आदत उसको लग जाती है। यहाँ पे देखिए अव्वल ये होता है कि हम अपनी आप खुशामद करते हैं और अपनी हर एक चीज़ को अच्छा समझते हैं और आप खुशामद करके अपने दिल को खुश करते हैं। तो ये आदत जब पैदा हो जाती है तो इंसान के अंदर क्या होती है कि खुशामद क्या होती है, खुशामदी जो उसके अंदर जो नेचर है, फितरत है, वो क्या होती है, बढ़ने लगती है और उसका विकास होने लगता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इंसान इस मोहलिक मर्ज़ में कब गिरफ़्तार होता है? तो इंसान इस मोहलिक मर्ज़ में उस वक्त गिरफ़्तार होता है जब उसे खुशामद अच्छी लगने लगती है। जब उसे खुशामद अच्छी लगने लगती है और उसको फ़ौरी जो है एक फ़ायदा नज़र आता है तो वो खुशामद उसको क्या होती है, अच्छी लगने लगती है और उसमें वो गिरफ़्तार हो जाता है और वो खुशामदी बन जाता है। इंसान को जहरीली बातों की ख्वाहिश कब होती है? जब वो ज़्यादा बातें करता है, जब वो दूसरों की महफिल में होता है, खुशामद के अच्छा लगने की बीमारी की वजह से, जब वो तन्हा होता है, जब वो तन्हा होता है। तो अभी फ़ौरन आपने पढ़ा था कि खुशामद के अच्छा लगने की वजह से क्या होता है कि इंसान जहरीली बातों की ख्वाहिश उसके अंदर हो जाती है और वो जहर की तरह, जहर के घूंट की तरह खुशामद का जो एक घूंट है उसको पीना गवारा कर लेता है और वो खुशामदी बन जाता है। जैसे कि पहले के राजाओं के दरबार में जो शायर लोग होते थे वो इसी तरह जो है शायर की राजा की जो है तारीफ़ात करके और क्या करते थे, वहाँ से बहुत सारे इनामात जो है हासिल करते थे। चलिए 127 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा, खुश गुलू गाने वाले का राग, खुश गुलू गाने वाले का राग और खुश आइंद गाने की आवाज़ इंसान पर कैसे असरअंदाज होती है? इंसान के दिल को इतना नरम बना देती है कि उसमें हर चीज़, हर अच्छी बुरी चीज़ की जगह हो जाती है, इंसान को बदज़न कर देती है, इंसान को खुश मिजाज बना देती है, उसके दिल में उमंग भर देती है। तो अभी आपने पढ़ा था कि अभी पहले इक़्तिबास के शुरू ही में आपने पढ़ा था कि इंसान जो है क्या होता है, उसके दिल में एक ऐसा मादा पैदा होता है जो जहरीली बातों को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है। जिस तरह के खुश गुलू गाने वाले का राग और खुश आइंद बाजे की आवाज़ इंसान के दिल को ऐसा पिघला देती है कि हर एक कांटे की चुभने की जगह उसमें हो जाती है, यानी हर एक अच्छे बुरे की तमीज़ की जगह जो है उसके दिल में हो जाती है। इसी तरह जो है क्या होता है कि उसका दिल जो है हर तरह की जो अच्छाई और बुराई को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इंसान के दिल को इतना नरम बना देती है इन खुशामद कि उसके दिल में हर अच्छी बुरी चीज़ की जगह बन जाती है। अब अच्छाई हो बुराई हो वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको कबूल करने के लिए तैयार होता है। जाइए 128 नंबर देखिए, वस्फ़ की जमा है वस्फ़ैन, औसाफ़ों, औसाफ़ैन, औसाफ़। तो वस्फ़ की जमा दोस्तों आप जानते हैं कि वस्फ़ की जमा औसाफ़ है। वस्फ़ की जमा क्या है? औसाफ़ है, यानी 4 नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 129 नंबर देखिए, इंसान खुशामदियों से करने लगता है, इंसान खुशामदियों से करने लगता है रहम व करम, लड़ाई झगड़ा, मोहब्बत व मेहरबानी, दुश्मनी और हसद। तो देखिए इक़्तिबास में क्या कह रहा है, इक़्तिबास को पढ़ने के बाद आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा। इक़्तिबास ये कह रहा है कि फिर रफ्ता रफ्ता औरों की खुशामद हम पर असर करने लगती है। उसका नतीजा ये होता है कि अव्वल तो ख़ुद हमको अपनी मोहब्बत पैदा होती है, फिर यही मोहब्बत हमसे बागी हो जाती है और हमारे बैरूनी दुश्मनों से जा मिलती है
और जो मेहनत व मेहरबानी या मेहनत व मेहरबाती है, मेहनत व मेहरबाती नहीं है दोस्तों, मेहनत या मोहब्बत व मेहरबानी है। ये क्या है? मोहब्बत व मेहरबानी हम खुद अपने साथ करते हैं, वो हम खुशामदियों के साथ करने लगते हैं। तो ये आपका जो है मोहब्बत व मेहरबानी जो है ये आपका हो जाएगा, मोहब्बत व मेहरबानी। यहाँ 29 नंबर जो सवाल है आपका यहाँ पे ये हो जाएगा कि इंसान खुशामदियों से करने लगता है मोहब्बत व मेहरबानी, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने बहुत इत्मीनान के साथ जो है हम इस सवालात को हल कर रहे हैं। आगे हमारा जो है 130 नंबर जो सवाल है कि तारुफ के माना है पहली बार जान पहचान होना, पहली बार मिलना, पहली बार दोस्ती करना, पहली बार बात करना। तो तारुफ कहते हैं इंट्रोडक्शन को, प्रस्तावना को। किसको कहते हैं? इंट्रोडक्शन को। तो तारुफ तो पहली मर्तबा जब हम किसी से एक दूसरे से मिलते हैं तभी हमारा क्या होता है, एक दूसरे का क्या होता है, एक दूसरे से तारुफ करते हैं। तो तारुफ का मतलब होता है पहली बार जान पहचान होना, पहली बार जान पहचान होना। इसी को हम क्या कहते हैं? तारुफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तारुफ कहते हैं। चलिए 131 नंबर है, दोस्ती का मतजाद है। मतजाद यानी उल्टा, विलोम, बेईमानी, बेवकूफ़ी, दुश्मनी, बेइज्जती। आप जानते हैं कि दोस्ती का उल्टा जो है दुश्मनी है। तो 131 का 3 हो जाएगा। 132 देखिए क्या करा, 132 काबुली वाले के कंधे पर था आटे का थैला, फलों का थैला, सब्जी का थैला, मेवे का थैला। चलिए इक़्तिबास को अब हम देखते हैं, इक़्तिबास क्या कह रहा है। काबुली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पटारी थी। तो काबुली वाले के कंधे पर क्या था? मेवे का थैला था। क्या था दोस्तों? काबुली वाले के कंधे पर मेवे का थैला था, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 132 का। 132 का 4 हो जाएगा। 133 देखिए दोस्तों क्या करा। मुन्नी काबुली वाले को देखकर क्यों घबरा गई? उसके डील डॉल को देखकर उसको ऐसा लगा कि काबुली वाला उसे थैले में डालकर ले जाएगा। उसकी आवाज़ सुनकर घर की तरफ आता देखकर। तो आप जानते हैं कि अभी इक़्तिबास को पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चलिए, मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता पहने, साफा बांधे, लंबे डील डोल का एक काबुली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबुली वाले ने घूमकर देखा। मुन्नी घबरा गई और उस काबुली वाले को फाटक में आता देखकर अंदर भाग गई, इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबुली वाले बच्चे को थैले में डालकर ले जाते हैं। तो उसको ये डर हो गया कि जो मम्मी कहती है कि काबुली वाले जो है बच्चे को थैले में डाल के लेके जाते हैं, इसी डर से क्या हुई, वो जो है घर में दाखिल हो गई। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मुन्नी की माँ मुन्नी काबुली वाले को देखकर क्यों घबरा गई? तो आपको जवाब मिल गया कि मुन्नी इसलिए घबरा गई, उसको ऐसा लगा कि काबुली वाला उसे थैले में डालकर ले जाएगा, इसलिए कि वह अपनी अम्मी से सुनती थी कि जो काबुली वाले होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं कि अपने थैले में डालकर लेके चले जाते हैं। चलिए 134 नंबर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। मुन्नी की माँ उसको किस बात पर डांट रही थी? शोर करने पर, झूठ बोलने पर, काबुली वाले की तरफ से अठन्नी देने पर, स्कूल का काम न करने पर। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं, इक़्तिबास क्या कह रहा है। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर से बुलाया। काबुली वाला अपनी झोली से किशमिश निकाल कर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी किसी तरह लेने पर राज़ी न हुई। उसका शुबह और भी बढ़ गया। वो डर कर मुझसे लिपट गई। काबुली वाले से मेरा तारुफ इसी तरह हुआ। मैं एक रोज़ किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था। दरवाज़े पर देखा कि मुन्नी उस काबुली से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। वो बादाम और किशमिश लिए हुई थी। मैंने काबुली से कहा, ये सब क्यों दिया? अब मत देना। ये कहकर मैंने जेब से एक अठन्नी निकाल कर काबुली को दे दी। उसने बिला झिझक अठन्नी लेकर जेब में डाल ली। जब मैं काम से लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि उस अठन्नी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी की माँ उससे डांट कर पूछ रही है, तूने उससे अठन्नी क्यों ली? तो अठन्नी लेने की वजह से जो है
क्या होती है कि उसकी माँ जो है उसको डांट रही थी। वो अठन्नी जो काबुली वाला लेकर क्या करता है, मुन्नी को दे देता है। किसको दे देता है, मुन्नी को दे देता है। वो अठन्नी उससे लेके जो है काबुली वाला क्या करता है, मुन्नी को दे देता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि मुन्नी की माँ उसको किस बात पे डांट रही थी। तो मुन्नी की माँ उसको इस बात पे डांट रही थी कि काबुली वाले की तरफ से अठन्नी देने पर काबुली वाले ने जो अठन्नी दिया था मुन्नी को, वो अठन्नी वो ले लेती है। 135 नंबर दोस्तों देखते हैं क्या आता है। काबुली वाले मुन्नी को अपनी झोली से क्या निकाल कर देता था, सेब, किशमिश, बिस्किट, चॉकलेट। तो वो मेवे का जो है कारोबार करता था, तो वो किशमिश और क्या देता था, बादाम देता था। क्या देता था दोस्तों, किशमिश और बादाम देता था। देखिए वो बादाम और किशमिश लिए हुआ था, तो वो क्या देता था, बादाम और किशमिश देता था। तो बादाम का तो यहाँ पे जिक्र नहीं है, यहाँ पे आपके किशमिश है, तो ये 2 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों 136 नंबर देखते हैं कि 136 नंबर यहाँ से हमारा दोस्तों फ़न तदरीस शुरू होता है। यहाँ से मेरा फ़न तदरीस शुरू होता है। 136 नंबर सवाल ये कह रहा है कि हर सेशन के आखिर में टीचर सुनने की समझ, फ़हम की जांच, फ़हम कहते हैं समझ, समझ की जांच, लिखने, बोलने, पढ़ने का टेस्ट लेता है। इस अंदाज़ क़द्र का मकसद होता है, इस मूल्यांकन का क्या मकसद होता है। यानी हर सेशन के ख़त्म होने पर टीचर क्या कहता है कि बच्चे के सुनने की, उसके समझने की, उसके लिखने बोलने की का टेस्ट लेता है, मूल्यांकन करता है। तो इस अंदाज़ा क़द्र जो है इसका मकसद क्या है, ऐसा जो है टीचर करके क्या देखना चाह रहे हैं। ज़बान के सीखने की सलाहियत पर तलबा की जाँच हो रही है। निसाबी मकासद को समझाने में टीचर की मदद करना, कि जो निसाब के मकासद हैं, उद्देश्य हैं, उसको है। तीसरा है तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना। चौथा है ज़बान की क्लास के बारे में तलबा का तर्ज अमल मुतय्यन करना, कि ज़बान के क्लास में तलबा का जो व्यवहार है वो कैसा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वो क्या कर रहे हैं कि सुनने की महारत की जांच कर रहे हैं, फ़हम की, सोचने की, समझने की महारत की जांच कर रहे हैं, लिखने की महारत की जांच कर रहे हैं, बोलने की महारत की जांच कर रहे हैं। यानी टीचर जो क्या कर रहा है, इन महारतों को देखना चाह रहा है, इन महारतों को देख रहा है। यानी तलबा की तमाम सलाहियतों की वो जांच करना चाह रहे हैं कि तलबा सुनने की महारत उसके अंदर कितनी डेवलप हुई है, बोलने, लिखने और पढ़ने की सलाहियत कितनी इसके अंदर डेवलप हुई है, ये तमाम महारतों को देखना चाह रहे हैं। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन जो आपका आंसर हो जाएगा। 137 नंबर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ई लर्निंग है। ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट अभी हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। फासिलाती तालीम ये है, इसको ई लर्निंग कहते हैं। हार्डवेयर से जुड़ी हुई लर्निंग को ई लर्निंग कहते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और चौथा है फिल्म डॉक्यूमेंट्री। तो ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं कि ई लर्निंग कहते हैं। आप पढ़ेंगे या DLED BEd में आपने पढ़ा होगा, फ्लिप्ड क्लास, ब्लेंडेड, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, इस तरह की जो लर्निंग होती है। उसके बाद जब मॉक है ना, इस तरह की जो लर्निंग होती है हम उसको क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं। इसको आप डीपली पढ़े होंगे, यहाँ पे उतना टाइम नहीं है इसको हर तरह से समझाना। इसको समझाना सिर्फ आपको आसान है कि ई लर्निंग किसे कहते हैं। तो ई लर्निंग जो फासिलाती तालीम है उसको नहीं कहते हैं। हार्डवेयर से जुड़ी हुई लर्निंग को ई लर्निंग नहीं कहते हैं। फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है, फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज़ कहते हैं कि किसी शॉर्ट वीडियो बना के जो किसी चीज़ के बारे में आप बताते हैं, किसी भी फ़न के बारे में, आर्ट्स के बारे में, उसको फिल्म डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। और ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है हम आजकल कक्षा में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसका 137 का 3 नंबर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 138 का देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 138 ये कह रहा है, अगर एक टीचर तमिल ज़बान में सबक पढ़ाने के लिए मुस्तनद मवाद चाहता है तो उसे दर्ज झेल का इस्तेमाल करना मुनासिब होगा। यानी एक उस्ताद जो है वो तमिल ज़बान के माध्यम से सबक पढ़ाना चाह रहा है, तो उसके लिए जो मुस्तनद और सही जो कंटेंट, विषय वस्तु होगा वो चाहिए। तो उसको सही कंटेंट चाहिए, तो आपको ये बताना है कि जो 4 नीचे कंटेंट हैं उनमें से कौन सही कंटेंट नहीं है। सवाल ये कह रहा है कि अगर एक टीचर तमिल ज़बान में सबक पढ़ाने के लिए मुस्तनद मवाद चाहता है, तमिल ज़बान में सबक पढ़ाने के लिए एक मुस्तनद सर्टिफाइड कंटेंट चाहता है कि जिसमें किसी तरह की कोई शक नहीं हो, जो
सही कंटेंट हो, सही जो है मालूमात हो, तो उसे दर्ज झेल का इस्तेमाल करना मुनासिब होगा, सिवाय इसके। यानी कौन एक ऐसा है कि उसके अलावा बाकी तमाम का इस्तेमाल करना उसके लिए क्या होगा, मुस्तनद मवाद में शामिल होगा, सिवाय इसकी। तो सिवाय यानी कौन एक ऐसा है जो मुस्तनद मवाद नहीं होगा। ये सीटेट का एक तरीक़ा होता है कि वो सवाल को मुख्तलिफ डायमेंशन से, मुख्तलिफ तरीक़े से पूछता है। यहाँ पे बिल्कुल आसान सवाल था, उसको सवाल को जो है एक ऐसे अंदाज में पेश किया गया कि सवाल आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि तमिल भाषा में जो उसको कंटेंट चाहिए तो मुस्तनद कंटेंट चाहिए, सर्टिफाइड कंटेंट चाहिए, तो उसमें बहुत सारे कंटेंट हो सकते हैं सिवाय इसके, यानी इसको छोड़कर कौन कौन से हैं ये बताना है। नंबर 1 है तमिल अखबार, नंबर 2 है इंग्लिश ज़बान के अखबार के मजमून का तमिल ज़बान में तर्जमा करके, तीसरा है मुलाजमत की दरख्वास्त का फार्म तमिलनाडु की कंपनी में इस्तेमाल किया गया, और चौथा है कोयम्बटूर में स्ट्रेट साइन की तस्वीर। तो दोस्तों इसका जो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। चूँकि तमिल ज़बान की बात हो रही है तो इंग्लिश ज़बान के अखबार के मजमून का तमिल ज़बान में जब तर्जमा करेंगे तो तर्जमा ट्रांसलेट करने के दौरान वो चीज़ें हकीकी नहीं रहती है। किसी भी ज़बान का जब दूसरी ज़बान में तर्जमा होता है तो वो हूबहू जो उसका कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं आ पाता है ना। उसका जो मीनिंग या उसका जो है वर्ड तो चेंज हो जाता है, लेकिन अर्थ में जो है फ़र्क होता है। अर्थ में क्या होता है, फ़र्क होता है। जैसे आप लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कुरान का जो अरबी लफ्ज़ है उस अरबी लफ्ज़ की जो मानवियत है वो चीज़ उर्दू और इंग्लिश लफ्ज़ में नहीं आ पाएगा। तो ट्रांसलेट तो हम उसको कर देते हैं लेकिन उसकी मानवियत और उसकी जाज़बियत में फ़र्क आ जाता है। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। 139 नंबर है दोस्तों, गैर लफ्ज़ी तरसील होगी। गैर लफ्ज़ी यानी गैर शाब्दिक संचार किसको कहेंगे, जिसमें शब्दों का ऐसा संचार जिसमें शब्दों का इस्तेमाल ना हो, उस कौन है। बोले जाने वाले अल्फाज तो ये तो शाब्दिक हैं। हरकात व सकनात यानी गेस्चर, आपके चेहरे का हाव भाव। तीसरा है आदाद और यानी आदद गिनती, और चौथा है छपे हुए अल्फाज। तो ये दोस्तों आसान है कि आपके चेहरे का हाव भाव जो है वो गैर लफ्ज़ी है, वो लफ्ज़ी नहीं है, वो गैर लफ्ज़ी है, वो शाब्दिक नहीं है, अशाब्दिक है, गैर शाब्दिक है ना। वो आपके हाव भाव से जो पता चलता है, आपके चेहरे के गेस्चर से, वो जो है आपका गैर लफ्ज़ी तरसील होती है, लफ्ज़ी तरसील नहीं होती है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा 139 का। 140 का देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, दर्ज झेल खूबियाँ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लिक़ हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप जानते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप उसको कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग उसको कहते हैं जिसमें क्या कहते हैं, ताउनी इक्तिसाब कहते हैं उसको उर्दू में। जी ताउनी इक्तिसाब कहते हैं उसको, जिसमें क्या कहते हैं कि मुताल्लिम और मुअल्लिम, शिक्षक और शिक्षार्थी सब मिल के क्या करते हैं, ग्रुप में कार्य को करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोऑपरेटिव लर्निंग के से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। आपको ये बताना है कि नीचे जो 4 चीज़ कौल हैं, 4 बात हैं, उसमें से कौन एक जो है कोऑपरेटिव लर्निंग से संबंधित नहीं है। सिवाय का मतलब वही होता है। दर्ज झेल खूबियाँ, विशेषताएं, खूबियाँ यानी विशेषताएं कोऑपरेटिव लर्निंग के ग्रुप से मुताल्लिक़ हैं, संबंधित हैं, सिवाय किसके, सिवाय ये जो है कौन एक है जो उससे संबंधित नहीं है। क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना, यानी क्लास का ज़्यादा वक्त जो है वो अभ्यास के लिए क्या करना, लेना। दूसरा है एक बे आवाज़ बे हरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम। तीसरा है टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल। चौथा है हम जमातों के साथ मिलकर काम करना उन तलबा को तरगीब देता है जो बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं।
तो आप जानते हैं कि दोस्तों जो क्लास बे आवाज़ होगा, जिसमें कोई आवाज़ नहीं होगी, जिसमें कोई हरकत नहीं होगी, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगा, जो बहु अनुशासनहीन हो, अनुशासन में होगा, तो उसके अंदर जो है कोऑपरेटिव लर्निंग कैसे होगी? वहाँ जब एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करेंगे, एक दूसरे से कोई तालमेल ही नहीं रखेगा, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं होगा। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। यानी इसके अलावा बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो कोऑपरेटिव लर्निंग की खूबियाँ हैं। 1 नंबर की क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना। तीसरा टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल, कि टीचर जो हिदायत देते हैं बच्चे उसी के अनुकूल क्या करते हैं, कार्य करते हैं। चौथा है कि हम जमातों के साथ मिलकर काम करना, यानी अपने साथियों के साथ मिलकर काम करना, क्योंकि तलबा जब साथियों के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। तो ये तो होगा, लेकिन 2 नंबर जो है वो नहीं होगा। चलिए 141 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। क्लास में किसी मशहूर वाक़या की तरफ इशारा मौजूद हो तो उसे कहते हैं तलमीह, तज़ाद, हुस्न तालील, तजनीस। ये दोस्तों इल्म उरूज से संबंधित एक सवाल है, जिसमें क्या होता है कि शायर क्या करते हैं, किसी एक वाक़या को अपने शेर के किसी एक मिसरे में पेश करते हैं, तो उसको दोस्तों तलमीह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तलमीह कहते हैं। जैसे एक शेर है, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। तो हज़रत इब्न मरियम से मुराद है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मुजज़ा दिया था कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। तो उस पूरे वाक़या को शायर ने एक शेर में कहने की कोशिश की कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। तो इसको हम कहते हैं तलमीह। इसको क्या कहते हैं? तलमीह कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्लास में किसी मशहूर वाक़या की तरफ इशारा मौजूद हो तो उसे कहते हैं, तो उसे तलमीह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे तलमीह कहते हैं। 142 नंबर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। इस रीडिंग टेस्ट में आप किस तरह नंबर देंगे? एक सवाल है, इस तरह के सवाल आप बना चुके हैं और सीटेट इस तरह से सवाल पूछ सकता है कि एक सवाल है उसके जवाब कई तरह से दिए जा सकते हैं। किसी भी सवाल के जवाब कई तरह से दिए जा सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल है, उसका 2 जवाब दिया गया है और आपको बताना है कि किस जवाब के लिए आप कितना नंबर देंगे। इतना आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि धर्मशाला कहाँ वाक़ है? एक बच्चा जवाब देता है हिमाचल प्रदेश में। दूसरा बच्चा जवाब देता है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। तो एक बच्चा कह रहा है कि आपने कहा कि धर्मशाला कहाँ वाक़ है, कहाँ स्थित है? तो उसने कहा हिमाचल प्रदेश में। दूसरा कह रहा है कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोनों जवाब तो एक ही है। तो आपसे ये पूछा रहा है कि आप क्या करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन है कि दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर, पहले जवाब के लिए 0 नंबर। यानी जो बच्चा पहला वाला बच्चा जो उसको अब 2 नंबर देंगे, दूसरे वाले को 0। पहले जवाब के लिए 1 नंबर और दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर। तीसरा पहले जवाब के लिए 2 नंबर, दूसरे जवाब के लिए भी 2 नंबर। चौथा दूसरे जवाब के लिए 1.5 नंबर और पहले जवाब के लिए 1 नंबर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये दोनों जवाब एक ही तरह का, दोनों का मतलब एक ही है। तो पहला जवाब दे या दूसरा जवाब दे, दोनों को 2 नंबर मिलेगा। अच्छा 143 नंबर है, वसी मुताला का मतलब है। विस्तारित अध्ययन का क्या मतलब होता है? विस्तारित अध्ययन कब होता है? गैर मारूफ लफ्ज़ों के मानों का अंदाज़ा करना, यानी अनजान। गैर मारूफ का मतलब होता है अनजान, गैर प्रसिद्ध जो लफ्ज़ हैं, शब्द है, उसके मानों को खोजना। इसी को जो हम वसीतर मुताला कहते हैं, वसी मुताला कहते हैं। मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना, यानी मौजू को, विषय को समझने के लिए और उसको इंटरेस्ट के लिए पढ़ना, इसको वसीतर मुताला कहते हैं। तीसरा मरकज़ी ख़याल को समझना कि मुख्य बिंदु क्या है, इसको समझने के लिए पढ़ना, इसको हम वसीतर मुताला कहेंगे। चौथा मतन के मवाद के बारे में पेशीन गोई करना, जो इबारत है, गद है, पद है, उसकी जो विषय वस्तु है उसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना, इसको हम क्या करते हैं? वसी मुताला करते हैं। तो हमने आपको इस तरह के सवालात कई मरतबा हल कराए हैं कि वसी मुताला का मतलब होता है कि मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए जो पढ़ते हैं उसी का हम क्या कहते हैं? वसी मुताला कहते हैं। यानी 143 का जो है 2 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। 144 नंबर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। सुनने की महारत की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई। उसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है?
कि बच्चों के सुनने की महारत, 4 महारतें होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो 4 महारतें हो सकती है। टीचर यहाँ पे सुनने की महारत के लिए सरगर्मी करना चाह रहा है, एक गतिविधि करना चाह रहा है। तो उस गतिविधि की जांच कैसे हो सकती है, जिससे ये पता चले कि बच्चे ने जो सुनने की महारत है बच्चों के अंदर डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। तलबा के ज़रिए तस्वीर की सूरत गिरी, यानी तलबा जो तस्वीर बना रहे हैं उसके ज़रिए से उस तस्वीर के बारे में बच्चों से व्याख्या करवाना। दूसरा, सुनने की महारत की बात हो रही है। दूसरा है एक छोटी फिल्म देखकर उस पर तबसरा करना, कि एक बच्चे को छोटी फिल्म दिखा दिए और उससे क्या कर लिए, डिस्कशन कर लिए, बहस व मुबासा कर लिए। तीसरा है ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल साजी मुकम्मल करना। इस तरह के सवाल पिछली मरतबा ये आए थे कि बच्चे को कोई रेलवे जो है उसका कोई ऑडियो सुना के और उसको ट्रेन के आने और जाने के बारे में जो है बच्चों को क्या कहा जाए, लिखने के लिए कहा जाए। चौथा, बुलंद आवाज़ से मतन पढ़वाकर जांच करना। तो आप जानते हैं कि जो 3 नंबर ऑप्शन है वो ज़्यादा सही होगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर, चूँकि सुनने की जांच करना है ना आपको, सुनने की, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल साजी मुकम्मल कराना, एक टेबल बच्चे से बनवाना कि कौन सी गाड़ी कब आ रही है या कौन सी गाड़ी कब जा रही है, या पढ़ने से संबंधित भी जो है सवाल इस तरह से आप पूछ सकते हैं। 145 नंबर सवाल है दोस्तों, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है ना, जिसको उर्दू में कहते हैं खोज पर मबनी इक्तिसाब। खोज पर मबनी इक्तिसाब कहाँ है, जो सवाल है उसमें किस में आपको पता चल रहा है कि ये सवाल जो है खोज पर मबनी इक्तिसाब के बारे में है। उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है, कि उस्ताद क्या करते हैं कि कोई काम देते हैं और बच्चे के उस काम में मदद भी करते हैं। तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं, यानी तलबा खुद से पूछताछ करके क्या करते हैं, चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसका 1 वाला ऑप्शन जो है वो भी सही है, 2 वाला वो भी सही है, यानी ऊपर के दोनों 1 और दोनों सही है, इसलिए इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 146 देखिए दोस्तों क्या कह रहा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब है, एक मुहावरा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, अपने मुंह से मिट्ठू की तारीफ करना, ज़्यादा तारीफ करना, सबके साथ यकसा सलूक करना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना, अपनी तारीफ खुद करना, उसी को कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। 147 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये शेर किसका है, गालिब, सौदा, मीर तकी मीर या ज़ौक़। तो दोस्तों ये जो शेर है ये शेर है मीर तकी मीर का। किसका है, मीर तकी मीर का है। चलिए 148 नंबर जो दोस्तों है वो सवाल वो देखते हैं। सवाल ये कह रहा है कि पढ़ने से कब्ल है ना, पूर्व शिक्षण, पूर्वाधिगम, कि पढ़ने से कब्ल क्या करते हैं, पढ़ने से कब्ल बहस व मुबाहसा के दौरान कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल न करते हुए बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कि पढ़ने से कब्ल क्या कर रहे हैं आप, कि पढ़ने से संबंधित कोई जो विषय वस्तु है उसका इस्तेमाल न कर रहे हैं आप, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, जजेटिव ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच, रिजिस मेथड, ग्रामर तर्जमा मेथड, ऑडियो लिंग्वल मेथड। तो इसको कहते हैं दोस्तों ऑडियो लिंग्वल मेथड। क्या कहते हैं इसको, ऑडियो लिंग्वल मेथड। ये पढ़ने के मेथड है। 149 है दोस्तों, ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएं, ऐसा हर्फ है जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिया जाए और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए, क्या कहलाता है। तो आप साबका लाहिका पढ़े होंगे कि किसी लफ्ज़ के शुरू में जो जब कोई लफ्ज़ को जोड़ते हैं तो उसको हम साबका कहते हैं, और बाद में जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लाहिका कहते हैं। तो यहाँ क्या कर, ऐसे हुरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएँ और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए कहलाते हैं। तो उसको हम क्या कहलाएंगे दोस्तों, साबका कहला जाएंगे। अगर बाद में जुड़ रहा है तो उसको हम लाहिका कहेंगे, है ना। 150 नंबर दोस्तों है सवाल कि स्कूल
जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते वो कहलाते। यानी ऐसा स्कूल जिसमें आम बच्चे और ख़ास बच्चे दोनों में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों को एक ही कक्षा में एक ही टीचर जो है एक ही विषय को पढ़ाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? खुसूसी स्कूल, मखसूस स्कूल, मेयारी स्कूल या मुश्तमिल स्कूल। तो उसको आप जो है दोस्तों मुश्तमिल स्कूल कहते हैं, यानी उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, कि जहाँ पे क्या होता है कि तमाम जो बच्चे होते हैं वो ख़ास आम उसको एक ही स्कूल में बगैर किसी फ़र्क के पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन जो है जो हमारा था ये यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर किसी तरह से कोई आपको कोई मशवरा देना रहता है तो ज़रूर दें, ताकि हम अपने अंदर सुधार करें। चलिए दोस्तों।